वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो है छात्रों बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है इन्वायरमेंटल इथिक्स ग्लोबल वार्मिंग जो है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि पर्यावरण नैतिकता और ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे जो है जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण तथ्य है छात्रों जो है, जिसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के ज़्यादा जो है उत्सर्जन के कारण जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे वायुमंडल में पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्लस जो है कुछ ऐसे विषाक्त गैसों का उत्सर्जन हो रहा है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है छात्रों जो है वो हमारे जो है भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और आने वाले समय में जो है हमारा जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि जिस तरीके से हो रही है छात्रों जो है वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमें कुछ न कुछ देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम उन्हें कुछ अगर नहीं देंगे तो उनकी जो पीढ़ियां हैं वो बहुत ही संघर्ष करेंगी और संघर्ष करने के बाद जो है उनकी जो पीढ़ियां जो है उत्पन्न होंगी छात्रों जो है वो बौनी और क्या कहते हैं कई ऐसे ग्रसित बीमारियों से ग्रसित रहेंगे जो उनका जीवन जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो आइए छात्रों जो है आज हम ग्लोबल वार्मिंग के विषय में जो है अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है ठीक है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के शमन और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय सरकारों द्वारा लिए जाते हैं या प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ यह है छात्रों जो है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है जो है वो वह प्रक्रिया है जो हमारी शमन और जलवायु परिवर्तन का मुख्य जो है कारण है। क्योंकि इसके कारण जो है हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो बहुत ही अच्छा पहल कर रही है कि हमारे वायुमंडल जो है दूषित ना हो और हमारा ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित ना हो, जिसके कारण से जलवायु परिवर्तन जो है इतनी तेज़ी से हो रहा है, तापमान में वृद्धि इतनी तेज़ी से हो रहा है कि जिससे जो हमारे धरती पर जीव जंतु और मानव के रहने का एक आवास बना हुआ है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के जो है क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिससे कई ऐसी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। फिर उसके बाद अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक जलवायु प्रणाली में चल रहे कई बदलाव मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में जोड़े जाने या छोड़े जाने के कारण जो है ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं छात्रों, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से छात्रों समझते हैं कि जिस तरीके परिवहन की सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे जो है पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि पहले पेट्रोल और डीजल का प्रयोग होता था, अब जो है सीएनजी और एलपीजी गैसों का प्रयोग होने लगा है, जो आपके गाड़ियों के अंदर डालकर गाड़ियों को चलाया जाता है और उसके द्वारा जो उत्सर्जित होता है, जो आपकी गैसें वहाँ से निकलती हैं, धुएं निकलता है, वो जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। फिर उसके बाद वे गैसें जो पृथ्वी के प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं, इस दृष्टिकोण के विरोधियों ने अक्सर पिछले जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक कारकों की भूमिका पर जो है जोर दिया है
और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के आंकड़ों में जुड़ी वैज्ञानिक अनिश्चितताओं पर जोर दिया गया है। वैज्ञानिकों की आम सहमति ने सरकारों और उद्योगों और नागरिकों को ग्रीन हाउस गैसों के अपने उत्सर्जन को कम करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से छात्रों जानते हैं कि जो हमारा ग्रीन हाउस जो गैसें उत्सर्जित हो रही हैं वो हमारे वायुमंडल और हमारे जलवायु परिवर्तन को बहुत ही तेज़ी से प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण से हमारे जो प्राकृतिक जो पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर या संरचना बना हुआ है वो बहुत ही तेज़ी से बिगड़ रहा है। तो इसके लिए जो है हमारी सरकार और उद्योगों और क्या कहते हैं कई ऐसे कारखानों के जो है चिमनियों से जो धुएं बाहर आते हैं और गैसें बाहर आती हैं उसे जो है कम करने के लिए जो है हमारी सरकार जो है बहुत ही प्रयास कर रही है और आह्वान कर रही है कि जो हमारे जो है जनसंख्या है वो इस चीज़ को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझें और इस ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित होने के लिए बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए। फिर उसके बाद आईपीसीसी और वैज्ञानिक की जो सहमति है जो है ये एक तरीके से संस्था है छात्रों जो है, और वैज्ञानिकों की इसमें सहमत जो है जताई गई कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिसे हम आईपीसीसी कहते हैं, ये एक संस्था जो ग्लोबल वार्मिंग को एक तरीके से संरक्षित करने के लिए बनाई गई है और आपके जो वायुमंडल में जो भी प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए जो है इस जो है कमेटी का गठन किया गया। फिर आईपीसीसी के अध्यक्ष हाउसिंग ली 23 मार्च 2017 को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए उन्होंने ये बात कहा जो है कि आईपीसीसी वैश्विक तापमान वृद्धि से जुड़ी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संभावित प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए सहकर्मी समीक्षित साहित्य और उद्योग प्रथाओं का आकलन जो है करता है, क्योंकि ये पूरे जो है संस्था जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है और क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन ज़्यादा जो है उत्पन्न हो रहा है, तो उस चीज़ को, उस आंकड़े को, उस तथ्य को जो है अगर आप जो है आकलन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा जो है कि हमारी जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और आपके जलवायु परिवर्तन में बहुत ही ज़्यादा जो है परिवर्तन हो रहा है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक नीति तैयार करने में एक महत्वपूर्ण पहला कदम प्रासंगिक वैज्ञानिक और सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्र करना है। जो आपकी कमेटी गठित हुई है छात्रों जो है वो इस डेटा को जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तापमान में वृद्धि हो रहे हैं, इस डेटा को एकत्र करने के लिए उस संस्था को जो है बनाकर उस डेटा को एकत्र किया गया। फिर उसके बाद 1988 में विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की स्थापना की गई थी, जो आपके ग्लोबल वार्मिंग के डाटा को कलेक्ट किया गया, एकत्रित किया गया। फिर उसके बाद आईपीसीसी को जलवायु परिवर्तन पर नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक और सामाजिक आर्थिक डेटा का आकलन और सारांश बनाने और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय सरकारों को प्रस्तुत रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष प्रकाशित करने का अधिकार है, क्योंकि जो भी डेटा जो है ग्लोबल वार्मिंग का एकत्रित किया जाता है वो सरकार उसे जो है किसी भी माध्यम या विज्ञप्ति के माध्यम से उसे प्रकाशित करती है, जिससे लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे जो है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से परिवर्तन कर रहा है और तापमान में किस तरीके वृद्धि हो रहा है। इस डेटा को वो लोग प्रकाशित करके सभी जो हमारी जनसंख्या है उसे उस चीज़ से परिचित कराते हैं कि हमारी ये समस्याएं बहुत वैश्विक भयानक रूप ले रही हैं। फिर उसके बाद
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में दुनिया के कई हजार अग्रणी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने आईपीसीसी के तहत काम किया है और 1990, 1995, 2001, 2007, 2014 और 2021 में आकलन के प्रमुख सेट को तैयार किए गए। फिर उसके बाद उस रिपोर्ट को जो है सेंटर सरकार मतलब केंद्रीय सरकार को जो है रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। फिर वो रिपोर्ट कई वैज्ञानिकों के सहमत के अनुसार जो है उस रिपोर्ट को जो है प्रकाशित किया गया, जो है लोगों तक पहुंचाया गया। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये भी एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को सुरक्षित रखने की जो है एक संस्था बनाई गई, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोर जापान के क्योटो में सम्मेलन का उद्घाटन और भाषण देते हुए इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में पारित किया गया, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को जो है सुरक्षित करने के लिए कई जो है अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपने को जो है भाषण दिया गया। उसे बताया गया कि जो है किस तरीके हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद आईपीसीसी के रिपोर्ट और उनमें परिलक्षित वैज्ञानिक सहमत ने जलवायु परिवर्तन नीति के निर्माण के लिए सबसे प्रमुख आधार को जो है प्रदान किया गया, क्योंकि अगर उस आधार को, अगर उस डेटा को अगर उसे प्रदान नहीं किया जाएगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा जो है कि किस तरीके हमारा ग्लोबल वार्मिंग किन कारणों से जो है क्या कहते हैं, किन कारणों से हमारा ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है जो हमारे वायुमंडल को एक तरीके से प्रभावित कर रहा है। फिर उसके बाद वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन नीति को दो प्रमुख संधियों द्वारा निर्देशित किया गया। 1992 का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी और यूएनएफसीसी से संबंधित 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल जापान के उस शहर के नाम पर जहां इसे संपन्न किया गया था वहां पे इस कमेटी को गठन करके प्रकाशित किया गया। फिर उसके बाद पेरिस समझौता और भविष्य की जलवायु परिवर्तन की जो नीति थी उसे हम बतलाने चल रहे हैं कि पेरिस समझौते को अपनाने की स्थिति क्या थी, उस समय क्या परिस्थितियां थीं, उसको हम बता रहे हैं कि पेरिस समझौते को अपनाने वाले प्रत्येक देश की स्थिति 2015 में पेरिस में आयोजित बैठक में विश्व के नेताओं और अन्य प्रतिनिधियों ने विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए एक वैश्विक लेकिन गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। फिर उसके बाद जलवायु समझौते के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नीति के साथ आगे बढ़ने के लिए तरीके देशों की राय अलग अलग जो है पाई गई, क्योंकि सभी देशों की जो है राय उस बैठक में सभी जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक कमेटी गठित थी उस बैठक में सभी उपस्थित हुए और वहाँ पे नेता प्रतिनिधित्व वाले नेता वहाँ पे बैठकर अपने अपने देश के जो है स्थितियों को वहाँ पे चर्चा किया गया और उस समझौते को जो है अलग अलग तरीके का जो है राय दिया गया। फिर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में तैयार किए गए दीर्घकालिक लक्ष्य 21वीं सदी के मध्य तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम करना चाहते हैं, तो जिससे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो प्रभावित नहीं होगा और जलवायु परिवर्तन नहीं होगा और जो है हमारे तापमान में वृद्धि नहीं होगा। फिर उसके बाद इन प्रयासों से संबंधित यूरोपीय संघ ने तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से अधिकतम 2 अंश सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया, क्योंकि 2 अंश सेल्सियस तक अगर आप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को कोई नुकसान जो है नहीं पहुंचा पाएगा और आपका जो जलवायु परिवर्तन है वो स्थिर रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा और तापमान में ज़्यादा वृद्धि नहीं होगा।
फिर आपका आता है समवन और अनुकूलन जो है, चूंकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सार्वजनिक नीतियां वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विकसित होती रही हैं। वे दो प्रमुख प्रकारों में आती हैं। पहला प्रकार समन्वित ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों पर जो है केंद्रित किया गया कि इसे इस तरीके से अपनाया जाए इस नीति को कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो धीरे धीरे जो है कम हो। फिर उसके बाद चूंकि अधिकांश उत्सर्जन ऊर्जा और परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधनों के जलने से जो है आती हैं, जो गैस ग्रीन हाउस गैस को जो है ज़्यादा उत्सर्जित करती हैं, इसीलिए समवन नीति का अधिकांश हिस्सा का कम कार्बन गहन ऊर्जा स्रोत जैसे पवन, सौर और जल विद्युत ऊर्जा से आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ही कम होगा। पर स्विच करने और वाहनों के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और नई तकनीक के विकास का समर्थन करने पर जो है केंद्रित किया गया, जिससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कोई जो है प्रभाव न पड़े। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है या उसी के अनुसार इसके विपरीत दूसरे प्रकार अनुकूल नीति एक बदलती जलवायु की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न समाजों की क्षमता में सुधार करना चाहती थी, जिससे जो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग को क्षति कम हो और हमारा जलवायु परिवर्तन कम हो, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो, जिससे हमारे जो है तापमान में वृद्धि कम हो। तो इसीलिए जो है हमारी केंद्रीय सरकार जो है ग्लोबल वार्मिंग की वैश्विक समस्या को जो है बहुत ही ध्यान से उसे केंद्रित करके जो है उस समस्या का समाधान किया जा रहा है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।